गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फिलोसफी की क्लास में हम हमारा पहला पेपर पश्चिमी दर्शन का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसमें हम अनुभववादी दार्शनिकों को पढ़ रहे हैं और आज हम अनुभववादी दार्शनिक जॉर्ज बर्कले का दृश्य प्रपंचवाद पढ़ेंगे। और बर्कले से पहले जो दार्शनिक थे जॉन लॉक, उसने द्रव्य की व्याख्या करने के संदर्भ में मूल गुण और उपगुण का भेद किया था। बर्कले ने उसका खंडन किया। इसके बाद उसने बुद्धि की कुछ क्षमताओं में से एक क्षमता अमूर्तीकरण, इसका भी खंडन किया, जिसे जॉन लॉक ने स्वीकार किया था। तो ये दो तीन चीज़ें आज हम इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बर्कले ये नहीं स्वीकार करता कि अमूर्त प्रत्ययों की सत्ता होती है। मैंने जैसे पिछली क्लास में आपको बताया था, जॉन लॉक को पढ़ते वक्त भी मैंने ये आपको बात बताई थी कि अमूर्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक जैसी बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं और फिर उनके आकार की कल्पना करते हैं, क्योंकि हम पहचान लेते हैं कि ये सारी वस्तुएं एक जैसे आकार की हैं। और ये जो हम कार्य करते हैं कि हमने बहुत सारे अनुभव किए, जैसे मान लीजिए हमने बहुत सारे घोड़े देखे, छोटे भी देखे, बड़े भी देखे, अलग अलग रंग के देखे, लेकिन अब हमें पता चल गया है कि घोड़े का ऐसा आकार होता है। तो उस आकार का संबंध हर घोड़े से है। उस आकार में सारे घोड़े, दुनिया के जितने घोड़े हैं, घोड़ों का एक वर्ग है, वो उस आकार में फिट हो सकता है। जैसे ही हम घोड़ा कहते हैं, वो फोटो हमारे दिमाग में आ जाती है, वो आकार हमारे दिमाग में आ जाता है। तो ये एक अमूर्तीकरण की प्रक्रिया हुई। जॉन लॉक ने इसे एक क्षमता माना था बुद्धि की, जिसके माध्यम से वो ये कहता है कि हम प्रत्ययों को जानते हैं या हम प्रत्ययों को व्यवस्थित करते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम प्रत्ययों को व्यवस्थित करते हैं। बर्कले ये कहता है कि अमूर्तीकरण की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं किया जा सकता, और इसके खंडन के लिए वो दो तर्क देता है। एक मनोवैज्ञानिक तर्क कहलाता है, एक भाषाई तर्क कहलाता है। मनोवैज्ञानिक तर्क ये कहता है कि अमूर्तीकरण की प्रक्रिया जैसा कुछ होता नहीं है और हमारी बुद्धि में ऐसी कोई क्षमता नहीं होती कि वो अमूर्तीकरण ये कर सके, कि उसका अमूर्तीकरण का कार्य कर सके या अमूर्तीकरण को एक प्रत्यय के तौर पर स्वीकार कर सके। वो ये कहता है कि हमें बहुत सारे अनुभव होते हैं तरह तरह के, इससे एक सामान्य प्रत्यय बन जाता है, ठीक है, और इस सामान्य प्रत्यय से हम उन सारी वस्तुओं को जान सकते हैं। लेकिन जब भी हम किसी एक विशेष वस्तु के बारे में सोचते हैं, या मान लीजिए हम उस सामान्य के बारे में भी सोचते हैं, तो वो सामान्य जिस वर्ग का प्रतिनिधि कर रहा है, उस वर्ग की वस्तु का चित्र हमारे सामने आ जाता है। जैसे जब भी हम किसी गाय के बारे में सोचेंगे या किसी घोड़े के बारे में सोचेंगे, तो एक विशेष घोड़े के बारे में सोचेंगे। ऐसे कोई खाली आकार हमारे सामने घोड़े का नहीं बनता। हम तय करते हैं भूरा घोड़ा है, सफेद घोड़ा है, कि बच्चा है घोड़े का या बड़ा घोड़ा है। तो हम ये एक विशेष चित्र हमारे दिमाग में बनता है। तो जिसे अमूर्तीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जब भी हम सोचते हैं तो हम किसी विशेष प्रत्यय के बारे में ही सोचते हैं। दूसरा तर्क वो ये देता है, जो अमूर्तीकरण की प्रक्रिया को मानने वाले होते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम अमूर्तीकरण की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम जितनी भी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं, उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। यहाँ पर बर्कले ये कहता है कि इन संज्ञाओं की व्याख्या के लिए हमें किसी अमूर्त प्रत्यय को स्वीकार करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए बच्चे होते हैं जो छोटे, वो भाववाचक संज्ञाएं नहीं जानते और न ही वो जातिवाचक संज्ञाएं जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिन भी प्रत्ययों का उनको बोध होता है, उन प्रत्ययों के माध्यम से वो किसी विशेष वस्तु की ओर संकेत कर देते हैं। तो जातिवाचक या भाववाचक संज्ञाओं की व्याख्या के लिए अमूर्तीकरण की जरूरत नहीं पड़ती। इसे हम विशेष वस्तु की तरह ही बता सकते हैं या विशेष वस्तु की व्याख्या करते हुए ही बता सकते हैं। अमूर्तीकरण का खंडन तो बर्कले करता है, लेकिन इससे एक नुकसान ये हो जाता है कि एक तो सामान्य प्रत्यय पर भी चोट पहुंचती है। दूसरी बात, रेखागणित के बहुत सारे ऐसे प्रत्यय हैं जिनकी व्याख्या इसके माध्यम से नहीं हो पाती, और
जो प्राकृतिक विज्ञान है वो भी इसी तरह कार्य करता है कि वो बहुत सारे अनुभवों से कुछ कॉमन निकालता है या प्रयोग करता है, उससे अपनी सत्ता स्थापित करता है। तो उससे भी इसको हम ये कह सकते हैं कि उसको चोट पहुंचती है। एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि जो बर्कले है उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो जड़ तत्व का खंडन था। जड़ तत्व का खंडन करने के लिए उसने अमूर्तीकरण की एक प्रक्रिया जो बुद्धि की एक कोटि मानी जाती है उसका खंडन भी किया है, जबकि मानव अमूर्तीकरण की प्रक्रिया का सहारा लेता है। दूसरे उसने मूल गुण और उपगुण का भी खंडन किया। जैसे जॉन लॉक ने ये बताया था कि मूल गुणों के आश्रय द्रव्य है। मूल गुण जो है वो द्रव्य में रहते हैं, वो द्रव्य से अवियोज्य होते हैं, मतलब उनको द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता। उपगुण हमारे मन में रहते हैं, ठीक है। मूल गुणों के प्रत्यय से हमको द्रव्य का पता चलता है और उपगुणों के उपगुणों से हमारे मन में उपगुणों के प्रत्यय जागते हैं और इन दोनों में भेद होता है। ये सिर्फ लॉक ने इसलिए किया था ताकि वो जड़ तत्व की सत्ता को स्थापित कर सके या द्रव्य की सत्ता को स्थापित कर सके। बर्कले कहता है कि मूल गुण और उपगुण को पृथक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुभव के स्तर पर हमें सिर्फ और सिर्फ प्रत्यय का बोध होता है। क्योंकि अनुभव के स्तर पर सिर्फ प्रत्यय का बोध होता है, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये मूल गुण, जिन 6 मूल गुणों को उसने स्वीकार किया कि ये मूल गुण का प्रत्यय है और ये उपगुण का प्रत्यय है। मतलब हम विचार के स्तर पर तो चाहे इन्हें अलग करके सोच सकते हैं, लेकिन जब हम व्यवहार की बात करेंगे तो हम मूल गुण के प्रत्यय को और उपगुण के प्रत्यय को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आकार एक मूल गुण माना है, जबकि रंग एक उपगुण माना है। तो बर्कले कहता है कि मैं किसी भी आकार की कल्पना बिना रंग के नहीं कर सकता, और जब भी मैं किसी रंग के विषय में सोचता हूं तो एक वस्तु का चित्र मेरे दिमाग में बन जाता है और वैसा ही, और उस वस्तु का कोई ना कोई रंग होता है। तो ये मूल गुण और उपगुण का जो भेद था इसका खंडन भी बर्कले ने किया। तीसरा एक सिद्धांत जिसे दृश्य प्रपंचवाद कहा जाता है, इसके बारे में भी बर्कले ने चिंतन किया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बर्कले का दर्शन आखिर में दृश्य प्रपंचवाद कहलाता है। फिनोमिनोलॉजिज्म इसको कहा जाता है। इसका मतलब है, देखिए, कि बर्कले ने अंततः केवल और केवल प्रत्ययों की सत्ता को स्वीकार किया। वो ये कहता है कि ज्ञेय वस्तु और ज्ञाता वस्तु, इन दोनों के बीच में एक ज्ञान का सिद्धांत माना जाता है। सॉरी, इसे दृश्य प्रपंचवाद कहेंगे कि हमारे लिए सत्ता सिर्फ प्रत्ययों की है, और चूंकि हमारे लिए सत्ता सिर्फ प्रत्ययों की, तो उनमें व्यवस्था कहाँ है? इस तरीके से देखा जाए तो प्रत्यय बिखरे हुए होने चाहिए। मैं कैसे पता करूं कि कोई प्रत्यय जो है वो टेबल का है, या कोई प्रत्यय है जो वृक्ष का है, कोई प्रत्यय किसी मनुष्य का है, या कोई प्रत्यय किसी कुर्सी का है? मतलब अगर सारे ही मुझे केवल प्रत्ययों का ही बोध होता है, तो मैं एक प्रत्यय को दूसरे प्रत्यय से अलग कैसे कर सकती हूँ? तो यहाँ पर बर्कले ये कहता है कि चूंकि प्रत्ययों का निर्माण ईश्वर करता है, इसलिए ईश्वर जब प्रत्ययों का निर्माण करता है तो वो उनमें व्यवस्था भी स्थापित कर देता है। अपने आप हमें पता चलता है कि ये प्रत्यय कुर्सी का है, ये प्रत्यय वृक्ष का है, अपने आप उसमें भिन्नता हमको दिखाई देती है। आत्मा का कार्य सिर्फ इतना है, या ज्ञाता का कार्य सिर्फ इतना है कि वो उन प्रत्ययों को ग्रहण करे। उन प्रत्ययों का निर्माण और उनमें व्यवस्था का कार्य ईश्वर का कार्य है। देखिए, ये जो अनुभववाद जॉन लॉक ने शुरू किया था, बर्कले ने उसको आगे बढ़ाया, और इसी दृश्य प्रपंचवाद की एक झलक हमें कांट में भी दिखाई पड़ती है। क्योंकि कांट भी ये कहता है कि मूल वस्तु को हम कतई नहीं जान सकते। जो भी ज्ञान हम तक पहुंचता है वो बदला हुआ होता है, मतलब ओरिजिनल नहीं होता। हम तक आते आते उसका जो रूप है वो बदल चुका होता है, हम उसको उसके वास्तविक रूप में नहीं जानते। यही बात बर्कले भी कहता है। इसलिए इन सब के दर्शन को दृश्य प्रपंचवाद कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रत्ययों की सत्ता मानते हैं। कि वस्तु की वास्तव में सत्ता होती है या नहीं, ये हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। हमें जिनका बोध होगा हम केवल उन्हीं के विषय में कह सकते हैं कि हमें प्रत्ययों का बोध हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रत्ययों की सत्ता होती है। आज की क्लास में हमने ये पढ़ा। अगली क्लास में हम बर्कले के दर्शन में जो ईश्वर विचार है उसको पढ़ेंगे और बर्कले के दर्शन की समीक्षा करेंगे। इसके साथ बर्कले खत्म होगा और हम ह्यूम, अनुभववादी दर्शन को अपने चरम पर ले जाने वाला दार्शनिक, या ये कह सकते हैं कि ह्यूम वो दार्शनिक है जिसने अनुभववाद में सबसे संगत व्याख्या की। उसके दर्शन में हमें उतनी विसंगति नहीं दिखाई देती जितनी विसंगति हमको
हम ये कह सकते हैं लॉक के दर्शन में दिखाई देती है या बर्कले के दर्शन में दिखाई देती है। जैसे हम कल जब बर्कले का ईश्वरवादी विचार पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जहाँ वो ये कहता है कि जिसका हमें अनुभव होता है हम उसी की सत्ता को स्वीकार करेंगे, सत्ता दृश्यता है, इसी कथन को वो स्वीकार करके चलता है। तो इस कथन की परिणति के रूप में अगर वो ईश्वर को स्वीकार करता है तो एक विसंगति जॉर्ज बर्कले के दर्शन में आ जाती है, जिसका अध्ययन हम कल करेंगे। थैंक्स।